अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी होस्ट लेक्चरर आयशा तारिक फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन मियांवाली क्रोएशिया। तो हम जो अपना डिस्कस कर रहे हैं कोर्स वो है थर्मोडायनेमिक्स। हमारी जो रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। उसका ये पार्ट 3 है थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 22, हीट इंजन्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि इससे पहले हम इसी थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में ही दो लॉज मजीद पहले पढ़ चुके हैं। ये सेकंड लॉ है ना। इससे पहले हमने एक जीरोथ लॉ पढ़ा है और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। जीरोथ लॉ को एक दफा रिकॉल कर लें। जीरोथ लॉ क्या था कि हमें अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरी बॉडी के साथ, ठीक है, तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक बॉडी ए है, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी सी के बराबर है। इसी तरह एक बॉडी बी है, उसका टेम्परेचर भी बॉडी सी के बराबर है। इसका मतलब जो टेम्परेचर बॉडी ए एंड बॉडी बी का है, इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये हमें क्या बताता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है। और बेसिकली टेम्परेचर की डिफाइन भी इसी के थ्रू आई थी कि टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि हम जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कौन सी चीज गर्म है कौन सी चीज ठंडी है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई ये सिस्टम पे वर्क किया जाता है, मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है। कैसे आ सकता है? एनर्जी ट्रांसफर से। एनर्जी ट्रांसफर इनटू द सिस्टम भी हो सकती है केस, एनर्जी ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम भी हो सकता है। उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल एनर्जी आपको बताया हुआ था कि जब सिस्टम पे वर्क किया जाए तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब सिस्टम वर्क खुद करे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि डेल ई इंटरनल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो दो केसेस से हो सकती है, हीट से भी हो सकती है, वर्क से भी हो सकती है, या दोनों से मिला के भी हो सकती है। मतलब कोई ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं जिनमें किसी एक के थ्रू नहीं, दोनों के थ्रू इक्वली वो शेयरिंग हो रही हो। ठीक है। तो जो हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है? हीट इंजन, एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को देखेंगे कि आखिर क्यों हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हीट इंजन से रिलेटेड, वो मैं वैसे भी आपको बता दूं कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में से। उसकी बेसिक रीजन ये है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही इजीएस्ट मेथड से समझाया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा ये चैप्टर बहुत अच्छा। तो इसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने जो बताया हुआ है वो ये बातें बताई हुई हैं कि हमने स्पेशल केस पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? एक स्पेशल केस है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, माना ठीक है, लेकिन ये हमें प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये सिर्फ हमें बता रहा है कि हीट ट्रांसफर कब हुई होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, कितनी हीट ट्रांसफर हो कितनी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। हमें प्रोसेस की मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। यानी प्रोसेस की, एक तो प्रोसेस कैसे होगा, कैसा प्रोसेस है और किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद नेचुरली हो जाने वाला, या नॉन स्पॉन्टेनियस जो कि किसी एक्सटर्नल मीन से यानी खुद फोर्स या एनर्जी लगा के कराया जा सकता है, या फिर ऐसा प्रोसेस जो बिल्कुल अक्कर ही नहीं हो सकता। इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी, जो कि हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये उसकी, आप शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है तो आप बता सकते हैं कि वो हमें प्रोसेस की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करना है तो ये नीचे 3 एग्जाम्पल दी हुई है, इसके थ्रू एक्सप्लेन आप कर देंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस वजह से हमें नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी और इस वजह से हमें मजीद वो डिस्कवरीज करनी पड़ी। ठीक है। तो ये देखें, इसमें पहली एग्जांपल क्या है? वो कहते हैं कि ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हो जाएंगे, हर तरह से पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। लेकिन रियलिटी में, नेचर में हम देखते हैं कि ये प्रोसेसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। मीन्स ये ऐसे
प्रोसेसेस हैं जो नेचुरली, आपको एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में रख दिए जाते हैं, तो जो उनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोलर ऑब्जेक्ट से वार्मर ऑब्जेक्ट की तरफ आया हो। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इसकी डिटेल नहीं देता, वो कहता है हर तरह से हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, हमें ये नेचुरल प्रोसेस पता है कि हमेशा गर्म चीज से ठंडे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठंडे से गर्म की तरफ ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरी एग्जांपल क्या है, एक रबर बॉल ड्रॉप फेंकी जाती है ग्राउंड पे, क्या होती है वो बाउंस करती है काफी दफा, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल रुक के जमीन पे रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। लेकिन क्या जो बॉल पड़ी हुई है ग्राउंड पे वो जमीन से इतनी इंटरनल एनर्जी गैदर कर सकती है कि वो दोबारा ग्राउंड पे क्या करने लग पड़े, बाउंस करने लग पड़े? ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, ये भी नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है। यानी एक डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो सकता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या ये प्रोसेस नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में एनर्जी कंजर्व है, दूसरे डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि तीसरी इसमें है एग्जांपल कि एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, जैसे आपको आपने देखे हुए सिंपल पेंडुलम भी, वो क्या कहते हैं, हम एक खास वक्त के बाद, कुछ ऑसिलेशंस के बाद आखिरकार ना रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसके कोलिजन होती है एयर के मॉलिक्यूल्स के दौरान के साथ, और फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन कहाँ पे होती है, जहाँ से वो लगा हुआ होता है, जहाँ से अटैच होता है, जिस सस्पेंशन से, जिस हुक से अटैच होता है, या जहां से आपने अटैच किया हुआ, पर से उसकी फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, ये पेंडुलम जिससे वो मूव कर रहा था, वो सारी की सारी किधर कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है, एयर की, पेंडुलम की और सस्पेंशन की, मीन से सारी चीजें कुछ ना कुछ टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्म हो जाती है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वाली बातें। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस अगर हम देखें कि यही सारी इंटरनल एनर्जी, एयर, पेंडुलम और सस्पेंशन वाला पॉइंट जो था, वो सारी एनर्जी मिला के क्या पेंडुलम को दोबारा ऑसिलेशन काज कर सकते हैं? तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें इन प्रोसेसेस के बारे में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर कंजर्वेशन वाला रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। उन्होंने उसने बस सिर्फ इतना बता दिया कि ये एनर्जी मिल जाए तो इस तरह इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्यों प्रोवाइड कर दिया जाए, और इसके अगर दूसरी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वर्क प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि तमाम प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल हैं, जो कि क्या होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में नेचुरली वो हो सकते हैं, इनमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। इस वजह से हमें क्या, अगर इस वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस करें तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेंगे, क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग तो सेकंड लॉ बनाया है। ठीक है, हमें फिर न्यू उसमें वो कोई इन्वेंशन करनी पड़ेगी या कोई थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा, आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड था कि हमारी लिमिटेशंस क्या लगी और हमें फर्स्ट लॉ ने क्या नहीं बताया, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, किन प्रोसेसेस के लिए पड़ी। उसमें सबसे पहले है हीट इंजन। असल में हीट इंजन वाली प्रॉब्लम आई, उसके बाद हमने डिस्कवर किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ये एक रूल बनाया जा सकता है, ये लॉ बनाया जा सकता है इस हीट इंजन को मद्देनजर रखते हुए। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जो इससे लिंक थे, इससे जैसे थे डिफरेंट सिस्टम वाले, वो उसके लिए सबके लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब सबसे पहले पहले पैराग्राफ में ही सिर्फ क्या बताई हुई है, हीट इंजन की डिफाइन एंड एग्जांपल बताई हुई है। कहते हैं हीट इंजन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कोई साइक्लिक ऑपरेशन या साइक्लिक प्रोसेस करता है, और फिर क्या कहता है, कुछ एनर्जी को वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यूज कर लेता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को। सही है, हमारा हीट इंजन क्या एक डिवाइस है जो एनर्जी हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट लेता है, कोई साइक्लिक प्रोसेस करता है उस एनर्जी से, उसको यूटिलाइज, और कुछ अमाउंट उसकी जो एनर्जी की है ना, वही वो यूटिलाइज कर पाता है, और उसे उससे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। टिपिकल एग्जांपल जो इसकी थी, सबसे पहला जो इंजन बना था वो था स्टीम इंजन। ठीक है, ये साइड में आपको दिखाया भी हुआ है कि स्टीम इंजन सबसे पहला इंजन बना था, वो टिपिकल एग्जांपल है हीट इंजन की। उसमें क्या होता था कि हमारा
जो सिस्टम होता था वो होता था लिक्विड वाटर, ठीक है। वाटर बॉयलर के अंदर मौजूद होता था। क्या होता था कि सिस्टम को हम लोग, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता था, जिसमें जो फ्यूल होता था वो कोयल होता था। कोल मतलब कोयला होता था, उसे बर्न किया जाता था और वो हाई टेम्परेचर गैस बनाता था, जो कि क्या कर देती थी, जो हमारा सिस्टम है लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती थी। ये स्टीम जो है वो जो ऊपर टरबाइन लगा हुआ है उसकी ब्लेड्स पे जोर लगाती थी, जैसे उसके एक्सपैंड होने पे उसे पुश करती थी, और ब्लेड क्या होते थे, टरबाइन के घूमना शुरू हो जाते थे, और सेटिंग इट इनटू रोटेशन, उसे घुमाना स्टार्ट कर देती थी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी, जो उसके साथ रोटेशन के साथ वो क्या करती थी, इलेक्ट्रिक जनरेटर को चला देती थी। ठीक है, मीन्स आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। हमारा जो सिस्टम या जो हमारा इंजन है वो क्या है, हमारा लिक्विड वाटर है। वो हमारे पास क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी वो ले रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हमने कौन सा बनाया है, हमने खुद कोयला रखा है और कोयले को आग लगाई है, और जिसकी वजह से इतनी हाई टेम्परेचर गैसेस बनी है, जिसने क्या किया है, वाटर को बॉयल कर दिया है। बॉयलर के अंदर जो एक कंटेनर सब बना होता है उसको बॉयलर कहते हैं, उसके बाहर सारे कोयले रखे हुए होते हैं। अंदर बॉयलर गर्म, बॉयलर की वजह से पानी क्या बन गया, स्टीम में बन गया। बॉयलर के साथ ही ऊपर वाली साइड पे अटैच होते हैं टरबाइन। बॉयलर से उठने वाली जो स्टीम है वो टरबाइन को टच होती है और उसे रोटेट कराने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, और वो उसके टरबाइन के रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा चल जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और आगे उससे जो भी वर्किंग होती है। बहरहाल हमारा हीट इंजन कितना सा है, वो वाटर सिस्टम जो कि रन कर रहा है टरबाइन को। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है कि हमारा हीट इंजन, एक और भी वो मॉडल किया जा सकता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो ऑटोमोबाइल मोबाइल्स में मौजूद होते हैं। आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, इसके अलावा डिफरेंट जो भी इस तरह के ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके अंदर क्या यूज होता है, कंबस्शन इंजन यूज होता है। इसमें क्या कहते हैं, कोई भी बर्निंग फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, वो बर्निंग फ्यूल क्या करता है, वर्क करता है पिस्टन पे। पिस्टन जो हमारे इंजन के बने हुए हैं, पिस्टन, टरबाइन बड़े बड़े होते हैं, पिस्टन छोटे छोटे। आपको पता है कि पिस्टन किस तरह के होते हैं, जैसे सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगे होते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे गैस के बॉयल होने की वजह से या गैस की उस वजह से होते हैं, जो कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमोबाइल मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है। वैसे हम आगे डीजल इंजन वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, अभी के लिए आप इतना ही इसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बेसिकली हीट इंजन की वर्किंग बताई गई है। हीट इंजन क्या परफॉर्म करता है, कहते हैं हीट इंजन जो है वो, उसके अंदर कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, साइक्लिक प्रोसेस प्रोड्यूस करता है। जैसे ये स्टीम इंजन के अंदर एग्जांपल मैंने आपको दी लिक्विड वाटर की, जो कि क्या करता है, नंबर वन पे जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एनर्जी रिजर्वायर यहाँ पे क्या था, जो कोल की मदद से पैदा होने वाली हाई टेम्परेचर गैसेस थी, वो टच हुई बॉयलर को, बॉयलर के अंदर मौजूद पानी क्या हो गया, गर्म होके बॉयल होके स्टीम बन गया। फिर क्या हुआ, वर्क इज डन बाय द इंजन। इंजन फिर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे स्टीम इंजन ने जो स्टीम पैदा की, उससे क्या हुई, टरबाइंस, जो टरबाइंस की जो ब्लेड थी वो क्या हो, रोटेट करना स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, एनर्जी इज एक्सपेल्ड बाय हीट टू अ लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। जितनी एनर्जी यूज कर ली, बाकी की एनर्जी को क्या कर दिया, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भेज दिया। ठीक है, वेस्ट कर दी, या फिर मीन्स वेस्ट हो जाती है ये वाली टाइप की जो एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल दोबारा कंसीडर करते हैं। उन्होंने वही स्टीम इंजन बताया है, उसमें क्या है, जो वर्किंग वाटर है, वर्किंग सब्सटेंस है, जो वाटर बॉयलर में मौजूद है, वो अब्सॉर्ब करता है एनर्जी बर्निंग फ्यूल से, जैसे कि कोल। फिर इवेपोरेट हो जाता है स्टीम में, जो कि क्या करता है, वर्क डन करते हैं एक्सपैंड कर, बाय एक्सपैंडिंग। स्टीम जो है वो एक्सपैंड होती है, ऊपर की तरफ वो फैलती है, पिस्टन को मूव कराती है, या ब्लेड्स को। स्टीम जब ठंडी हो जाती है, मूव कराते कराते जब ठंडी हो जाती है, मीन्स अपनी सारी एनर्जी ब्लेड को दे चुकी है, एनर्जी यूज कर चुकी है, मूव करते करते ब्लेड को रोटेट कराते हुए, वो क्या हो जाती है, थोड़ी कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी जमना, दोबारा वो उस फॉर्म में आती है, वाटर फॉर्म में आ जाती है, तो लिक्विड वाटर बन जाती है। फिर लिक्विड वाटर क्या होता है, टरबाइन से दोबारा गिर कर वो दोबारा से टपक जाता है बॉयलर के अंदर, और साइकिल दोबारा से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टीम जो है वो वेस्ट भी होती है, सारी की सारी वाटर वापस नहीं आ जाता। कुछ स्टीम देखें, आपको यही स्टीम इंजन दिख रहा है, जब आप बेसिकली इसका वो हॉर्न बजाते हैं तभी यहाँ से स्टीम निकलती है, या उसको ये वाला थोड़ा सा मेथड है, उसमें स्टीम निकालना भी जरूरी होता है ताकि एक्सेस स्टीम अंदर जमा होकर ज्यादा अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर दे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये फर्स्ट में है सिर्फ हीट इंजन की डिफाइन विद एग्जांपल शॉर्ट में, और ये सेकंड में है कि हमारे पास हीट इंजन की वर्किंग के बारे में बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने इसी तरतीब से लिखना है, बस ये है कि अपने अंदाज में लिखना है। यहाँ पे डिफाइन एंड एग्जाम्पल एक बेशक दे दें, उसके बाद आपने उसकी वर्किंग बतानी है विद एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड पे आ गए, अब हम बेसिकली ड्राइव करने लगे हैं अपना इसके लिए हीट इंजन के लिए डेरिवेशन। ठीक है। हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने लगे हैं। हम कहते हैं कि हम हीट इंजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली डायग्राम पहले देखें कि ये बेसिकली हीट इंजन है। ये जो भी हमारे इसके अंदर हमारा क्या मौजूद है, वर्किंग सब्सटेंस जो कि काम करेगा, जो कि क्या करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा या कोई काम कराएगा। हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से ये क्या लेगा, क्यू। हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को हमने कहा है टी एच, जिसमें से कितनी अमाउंट एनर्जी की लेगा, क्यू एच। इतनी हीट यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है। हीट इंजन ने अब क्या किया, कुछ ही जो उसमें से क्यू एच थी उसमें से कुछ की बारे के लिए डब्ल्यू इंजन इंजन ने वर्क किया। ठीक है। बाकी की जो बची हुई हीट थी वो क्या कर दी, कोल्ड रिजर्वायर टी सी को प्रोवाइड कर दी, क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। एनर्जी क्यू एच क्या है, जो कि इंजन में एंटर हो रही है। एनर्जी क्यू सी क्या है, जो इंजन से लीव कर रही है। और डब्ल्यू ई एन जी क्या है, जो इंजन ने वर्क परफॉर्म किया है। तो देखें यही बात सारी बताई हुई है। ये इसे बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें स्कीम दिखाई गई है और डायरेक्शन बताई गई है, बेसिकली कि हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन बताई गई है। ठीक है। हीट ट्रांसफर की। ठीक है। तो देखें अब इसके बारे में उन्होंने दोबारा यही इस पैराग्राफ से लिखना स्टार्ट किया है कि हमारे पास जो है इंजन है वो ऑब्जॉर्व करेगा क्वांटिटी क्यू एच हॉट रिजर्वायर से। मैथमेटिकल डिस्कशन के लिहाज से हीट इंजन, अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि तमाम जो एनर्जी ट्रांसफर है वो पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन है वो भी दिखाई गई है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हम शो कर सकते हैं। बहरहाल हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई हुई है अपने हीट इंजन में वैल्यूज हाई टेम्परेचर से आ रही है और लो टेम्परेचर की तरफ क्या कर रही है, जा रही है। तो इंजन जो है वो वर्क करता है, जो कि क्या है, नेगेटिव वर्क है। क्योंकि अ, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है क्योंकि सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। हमने पहले ही पढ़ा था कि वर्क इज नेगेटिव व्हेन द सिस्टम डज द वर्क, और पॉजिटिव होगा जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। ठीक है। और फिर हमें एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि क्यूसी है, वो क्वांटिटी है जितनी हीट कोल्ड रिजर्वायर को वेस्ट हो गई। ये बेसिकली जो पिछला पैराग्राफ था सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये जो हमने टर्म्स यूज किए हैं क्यू एच क्यू सी एंड डब्ल्यू, ये वैल्यूज क्या हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइकिल के थ्रू प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जाता है। आपने देखा कि पहले लिक्विड वाटर स्टीम बना, फिर दोबारा स्टीम वापस वो बन गई, वाटर बन गई। एक साइक्लिक प्रोसेस है, इस लिहाज से हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इस केस में हमारे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो हमारी टोटल एनर्जी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा फॉर ए प्रोसेस के बाद वही सेम का सेम आ गया, इंटरनल एनर्जी जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और Q प्लस डब्ल्यू की बजाय माइनस डब्ल्यू ई एन जी इसलिए लिखा है क्योंकि वर्क डन बाय द इंजन है, नेगेटिव वर्क है। और इक्वल टू ई, डेल ई की जगह पुट कर दिया जीरो। इससे हमें क्या पता चला कि Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है, या Q इज इक्वल टू डब्ल्यू है। ठीक है। अब जो हम कहते हैं कि नेट वर्क डन जो होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा नेट एनर्जी क्यू नेट के। अब हम ट्रांसफर टू इट, जो कि सिस्टम को ट्रांसफर की है, तो हम कहते हैं क्यू नेट जो डब्ल्यू के लिए यूज हुई है। इसको इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ से दी 10 जूल ऑफ एनर्जी, लेकिन 4 जूल ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गई। तो यानी वर्क डन कितने जूल ऑफ एनर्जी का हुआ, 10 - 4, टोटल 6 जूल ऑफ एनर्जी। तो डब्ल्यू इंजन की वैल्यू दी हुई है क्यू एच माइनस क्यू सी, ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये वैल्यू आप लोगों को इस तरह बताई गई है। ठीक है। अब हम कहते हैं इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली आप लोग जैसे पासिंग मार्क्स निकालते हैं उस तरह निकालते हैं हमेशा, की रेशियो होती है बेसिकली आउट इनपुट ओवर आउटपुट ओवर इनपुट की। ठीक है। आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स,
जितना आप गेन कर सके डिवाइडेड बाय टोटल कितना चांसेस थे, ये वो वाली चीज है। इसी तरह हमारे पास एफिशिएंसी भी क्या है कि जितना आउटपुट में मिला डिवाइडेड बाय जितना टोटल इनपुट में दिया गया था, ठीक है। डिफाइन रेशियो है किसकी, नेट वर्क डन बाय इंजन, ये हमारा आउटपुट है वर्क डन ड्यूरिंग वर्क साइकिल, टू द, और डिवाइड में क्या है, एनर्जी इनपुट एट द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय किससे, टोटल एनर्जी जो इनपुट में दी गई थी। अब हमने डब्ल्यू इंजन की वैल्यू, अच्छा एक फॉर्मूला ये है, जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स में दिया हो डब्ल्यू और क्यू एच, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर का फॉर्मूला दिया हो, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर ये इसके बजाय हमें क्यू सी दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - QC/QH। इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए ये एक स्टेप किया हुआ है। क्या किया, डब्ल्यू इंजन की वैल्यू ये पुट कर दिया, QH/QH एक साइड पे आ गया, -QC/QH, QH से कट के 1 हो गया, और -QC/QH ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता चल गया कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है ना, वो कि क्या है कि उसके इक्वल है व्हाट यू गेन टू व्हाट यू गिव, मतलब जितना आपने हासिल किया डिवाइडेड बाय जितना आपने टोटल दिया था, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस में कहते हैं कि जो तमाम हीट इंजन है ना, वो कुछ ना कुछ जो इनपुट एनर्जी है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि बाकी जो है कुछ ना कुछ ज्यादातर वो वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो उसकी एफिशिएंसी होती है फुल 100% नहीं हो सकती, यानी जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आ गया तो 1/1 वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी 1 वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई 100 करें तो परसेंटेज जो टोटल है वो 100% आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारा का सारा वर्क डन नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी की क्या हो जाती है, वेस्ट होती है, और हमारे रियल इंजन में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट वेस्ट होती है। ये देखें, हम वो कह रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल इंजन है उसकी एफिशिएंसी है 20%, जस्ट 20%, और डीजल इंजन की एफिशिएंसी है 35 से 40% तक, मीन्स ये मैक्सिमम रेंजेस अभी तक जो बनाई जा चुकी हैं ये वाली है। ले कहाँ 100%, कहाँ 20% और 40%, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है हमारे पास, वेस्ट हो रही है, और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, ये वाली चीज अब आ गई है। कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो, E = 1 हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ये QC का टेम्परेचर है इसको हम बिल्कुल 0 कर दें, ठीक है। अगर मीन्स इस QC वैल्यू, जो ये QC वैल्यू है ये बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे कोई टेम्परेचर जाए ही ना, कोई भी जो एनर्जी है वो एक्सपेल ना हो कोल्ड रिजर्वायर को। दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी with perfect efficiency would have to expel all the input by work, input energy। कहते हैं जो एक परफेक्ट हीट इंजन हो जिसकी परफेक्ट एफिशिएंसी हो, उसको तमाम एनर्जी जो QH ली है वो सारी की सारी W में कन्वर्ट कर देनी चाहिए, कुछ भी यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर इसलिए बिकॉज एफिशिएंसी जो रियल इंजन की है वो 100% से हमेशा कम होती हैं। फिर केल्विन प्लैंक ने क्या बनाया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने डिवाइस किया, वो बनाया केल्विन प्लैंक ने, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट ये रही, अब स्टेटमेंट आ गई है, स्टेटमेंट को भी समझेंगे, और कह रहे एक इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जो कि साइक्लिक परफॉर्म ऑपरेट करे, साइकिल में ऑपरेट करे, ठीक है। साइकिल में ऑपरेट करने का आपको मतलब समझ आ गया कि जो उसका सिस्टम है वो दोबारा दोबारा पहले जैसी कंडीशन में हो जाए और साइकिल रिपीट होता जाए, प्रोसेस रिपीट होता जाए। अब कहते हैं प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट, कोई और काम ना करे अदर देन, कौन से दो काम करे बस, बाकी ना करे। इनपुट एनर्जी ले हीट से इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर, यानी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से इनपुट एनर्जी ले QH, और क्या करे, एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर दे, W में कन्वर्ट कर दे, और नीचे कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ कोई एनर्जी ना आए। तो कहते हैं ये एक इम्पॉसिबल हीट इंजन है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, जैसे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिर्फ स्टेटमेंट थी। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि जो भी प्रोसेस होगा हीट इंजन का उसमें जो इंजन है वो इक्वल नहीं हो सकती QH के, जबकि क्यों कुछ एनर्जी, क्योंकि QC की फॉर्म में रिजेक्ट हो रही होगी, इन्वायरमेंट में वेस्ट हो रही होगी हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी,
अब यही बताया हुआ है कि स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई हुई है। अब एग्जाम्पल क्विक क्विज है कि एनर्जी इनपुट है किसी भी इंजन की 4 टाइम्स ज्यादा है उसके वर्क से, अब उसकी थर्मल एफिशिएंसी बताएं। यानी वर्क और इनपुट दिया हुआ है, इनपुट को आप अगर 4 लिखें, वर्क की वैल्यू आप 1 लिखें, 1/4, तो थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें इस फॉर्मूले से मैंने किया है 1/4, तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0.250, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरा बताया जाए कि कौन सी एनर्जी इनपुट की एक्सपेल हो गई कोल्ड रिजर्वायर को, टोटल ये, अब उसके बाद आप खुद बता देंगे कि हमारे पास 0.25 तो उधर चलेगी, बाकी कितनी बच गई 0.75, जो कि सारी कोल्ड रिजर्वायर में वेस्ट हो गई। ओके, उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि एनर्जी हमारी वेस्ट ज्यादा होती है और ये नेचुरल प्रोसेस है और अभी तक इस पे अंडर मतलब उसको कवर करने की कोशिश पूरी की जा रही है, ठीक है। पहले देखें जो हमारा पहले इंजन थे ऑटोमोबाइल इंजन, उनकी एफिशिएंसी 20% है, तो उसके बाद जो डीजल इंजन वगैरह बनाए गए हैं उसकी 35 to 40% है, मजीद कोशिश की जा रही है कि इस एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी कि हीट इंजन की एफिशिएंसी आपने निकालनी है, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफर है ऑफ एन इंजन ट्रांसफर, इतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है हॉट रिजर्वायर से, यानी ये हॉट रिजर्वायर का हमारे पास एनर्जी है QH हो गई। इसके अलावा और वो ट्रांसफर किससे कर देता है, एग्जॉस्ट कोल्ड रिजर्वायर, ये हमारे पास QC आ गई, कोल्ड रिजर्वायर वाली एनर्जी। अब आपने क्या करना है, एफिशिएंसी इंजन की फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर QH एंड QC दी जाए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 - QC/QH वाला। आप ये बार नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि ये चीजें मीन है या पॉजिटिव वैल्यू ली जा रही है। ओके, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ गया, ठीक है। पहले ये वैल्यू आई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25% आंसर आ गया। अब वो कह रही है कि हाउ मच वर्क डज दिस इंजन डू इन 1 साइकिल। वर्क डन का फॉर्मूला है QH - QC, वैल्यूज पुट करेंगे तो जॉल में आंसर आ जाएगा कितना वर्क डन किया है हमारे इंजन ने। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 22 का फर्स्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। अभी के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।